सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, तो लेसोथो जो कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, तो उसके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको उनका नाम बताना है। तो सही उत्तर का ऑप्शन है थॉमस थाबेन। तो ये अभी तक लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। नाम क्या है? थॉमस थाबेन। और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब इनके पद से इस्तीफा देने के बाद जो लेसोथो देश के वित्त मंत्री हैं, कौन? मोएकेत्सी मजोरो, ये देश के इंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इंतरिम प्रधानमंत्री का क्या होता है? इंतरिम मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक कोई परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं आ जाता तब तक ये काम संभालेंगे। बाकी यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने थे अभी। मोहिउद्दीन यासीन ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। और जानेज जानसा ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। अब बात लेसोथो की है, तो ये रहा मैप में लेसोथो। साउथ अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल इसकी मासेरू है। करेंसी है लेसोथो लोटी। और लेसोथो से आप करंट अफेयर से क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? आपको याद होगा जयदीप सरकार, इन्हें लेसोथो में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अच्छा याद रखना, वो जयदीप सरकार है। एक जयदीप मजूमदार भी आपने नाम जरूर सुना होगा। ये अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया था इनको। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 मई को। तो हर साल ये 20 मई को ही मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। क्या था वो मीटर कन्वेंशन? मतलब चीजों को मेजर करने के लिए, यानी कि उनको मापने की जो यूनिट्स होती है वो पूरे विश्व में सेम होगी, समान होगी। ये था वो मीटर कन्वेंशन। जैसे कि भार यानी कि जो वेट हो गया उसको हम किलोग्राम में नापेंगे। भारत में भी किलोग्राम में नापेंगे, तो अमेरिका में भी किलोग्राम में नापेंगे। हर जगह सेम होगी, मतलब उनकी यूनिट्स। जैसे कि तापमान को, टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में। और इस तरह से आपको पढ़ा भी होगा आपने बचपन में, 7 मूलभूत इकाइयां होती है हमारे पास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 एसआई यूनिट्स। कौन कौन सी? मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। अच्छा यहां से एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कनेक्ट करके बताता हूं। पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था, इनमें से 4 यूनिट्स को फिर से परिभाषित यानी कि रीडिफाइन किया गया है। और वो 4 कौन कौन सी हैं? किलोग्राम है, एम्पियर है, केल्विन है और मोल है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा इससे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इसकी थीम क्या है इस बार की? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोब ट्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न सुनो। 20 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं अपन। 20 मई को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे। और इसकी थीम याद रखनी है आपको। थीम क्या है? बी एंगेज्ड। क्या है थीम? बी एंगेज्ड। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए हैं मैं सारे आपको रिपीट कराता हूँ, सारे रिवाइज कराता हूँ। आपको क्या करना है? मेरे साथ साथ बोलना है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे मैं सारे इंपॉर्टेंट डे शो करूंगा, उनको देखना और साथ साथ बोलना, क्योंकि बोलने से भी चीजें याद हो जाती है। 1 मई को हमने मनाया क्या? इंटरनेशनल लेबर डे। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। ट्यूना एक मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया। ये मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। इसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं। फिर 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो मई और एक अक्टूबर को। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल मनाएंगे 9 मई को और 10 अक्टूबर को। थीम क्या रही? बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। और 18 मई को हमने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड डेज मैंने आपको बताए, कम से कम ये तो आप याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो अभी भारत को 3 साल के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखो। और अब भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कार्यकारी बोर्ड का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? स्वास्थ्य सेवा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य
को सुविधाजनक बनाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। और आपको बता दूं, अभी अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनका एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है कल। वहां पे इसी तरह से सारी पॉइंट्स को लिंक करके मैंने आपको बताया है, और उनका क्विज भी मैंने बना करके अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, ताकि वीडियो देखने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं WHO की प्रमुख साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया था या कौन बनी थी, तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन बनी थी। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे साल 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विनय बधवार को। तो भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक यानी कि वाइस एडमिरल हैं ये विनय बधवार, और इन्हीं को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने में योगदान देते हैं। बाकी जो यहाँ पे नाम देख रहे हो ये सारे अभी न्यूज में थे, जैसे कि सौरभ लोढ़ा, अभी 2020 का यंग कैरियर अवार्ड मिला था इनको इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सिद्धार्थ वरद राजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। बाकी ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं, और इन्हीं को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहत देश के कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 को। तो अभी जो हमारे केंद्रीय मानव व शहरी मामलों के मंत्री हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2019-20 के लिए 6 शहरों को तो 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार टैग दिया गया। अच्छा, वो 6 शहर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात से 2 हैं, राजकोट और सूरत, कर्नाटक से है मैसूर, और महाराष्ट्र से है नवी मुंबई। तो आया आप ध्यान रखना। और हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? यही है हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोविंद राजुलू चिंतला को। तो अभी गोविंद राजुलू चिंतला को नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये 31 जुलाई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा, इनका नाम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जब मैंने आपको बताया था तो साथ में ये भी बताया था कि इनके नाम की सिफारिश की गई है, लेकिन अब इनको परमानेंटली नियुक्त कर दिया गया है। तो यह मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, यह आप ध्यान रखना। अच्छा, इन्हीं के साथ ही शाजी केवी और PVS सूर्य कुमार को नाबार्ड में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है। और जो अभी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम तो आपको याद ही होगा, हर्ष कुमार भनवाला। दिसंबर में 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया था, तो अभी इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, और उनके बाद गोविंद राजुलू चिंतला बनेंगे नए अध्यक्ष। तो अब उनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हो शिवदास मीणा, ये भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। वी विद्यावती, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और मनोज आहूजा, ये CBSE के अध्यक्ष बने थे। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। नाबार्ड मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, नाबार्ड से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। अभी नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे कि पंजाब में जो किसान हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया गया है या कौन सा गाना रिलीज किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयतु भारतम। तो जयतु भारतम ये गाना आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को सलाम करते हुए गाया गया है। इस सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी ने और इसे किसी एक सिंगर ने नहीं गाया, इसे टोटल 211 सिंगरों ने गाया है, जिसमें लता मंगेशकर से लेके सोनू निगम, उदित नारायण से लेके कैलाश खेर जैसे सभी महान सिंगर हैं। टोटल 211 सिंगरों ने, और इसको संगीत दिया है शंकर महादेवन ने। और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, इसमें 16 भारतीय भाषाओं और बोलियों को शामिल किया गया है, यानी कि इस गाने को जब आप सुनोगे इसमें केवल हिंदी नहीं, 16 भारतीय भाषाओं, कन्नड़, हिंदी, सारी भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, आपको याद है HDFC बैंक ने इस गाने को रिलीज किया था। यूनाइटेड वी फाइट, ICCR ने इस सॉन्ग को रिलीज किया था। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। हैशटैग वी विल विन की बात करेंगे तो ये एक कैंपेन है जो शुरू किया था फीफा ने, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे ने। तो अभी दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए और अस्पताल प्रबंधन यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सहायता करने के लिए ये एक रोबोट जिसका नाम रखा है रेल बोट, या शॉर्ट में इसे आर बोट भी बोलते हैं, इसको तैयार किया है। तो जैसे मरीजों को दवाइयां देनी है, उनको भोजन वगैरह देना है, तो रोबोट वो काम करेगा ताकि किसी इंसान को मरीज के पास न जाना पड़े, ताकि संक्रमण न फैले। इसके अलावा डॉक्टर मरीजों से बात भी कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ये भी सुविधा इस रोबोट में है। अच्छा, दक्षिण मध्य रेलवे की बात है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सिकंदराबाद में है। अच्छा, इसी पर्पस के लिए कुछ और रोबोट भी अभी न्यूज में आए थे। आपको याद होगा IIT रोपड़ ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या रखा था? वार्ड बोट। उसका काम भी यही था। और केरल ने भी इसी तरह का रोबोट बनाया था रोगियों की सेवाओं के लिए जिसका नाम रखा था कर्मी बोट, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे रेलवे जोनों की बात हुई है। भारत में यूं बताओ कि अब टोटल कितने रेलवे जोन हैं? तो यह नया क्वेश्चन है, याद रखना। अब हो गए हैं टोटल 18, पहले 17 थे। 18 कौन सा बन गया? साउदर्न कोस्ट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। बाकी दक्षिण रेलवे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई सेंट्रल है। और दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नाम की पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। तो अभी प्रसिद्ध लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, और इन्होंने अपने 86th बर्थडे पर उनकी नई किताब जिसका नाम रखा है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के संस्करण को, यानी कि अभी इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया है, उसको रिलीज किया है। एक्चुअली इस बुक में इन्होंने अपने बचपन में जब वो नाव में, रेलगाड़ियों में, विमानों में सफर करते थे, उनकी जो कुछ यादगार पल हैं, मतलब उस यात्राओं के जो रोमांच से भरे हुए किस्से हैं, उसके बारे में बताया है। बाकी वी कृष्णन स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और इन्होंने PV सिंधु के ऊपर अभी एक बुक लिखी थी, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। फांग फांग, ये कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये चाइनीज लेखक हैं। और वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नाम की बुक लिखी इन्होंने। वधान, इन्होंने फियर ऑफ गॉड नाम की बुक लिखी थी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कितने डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, $2 बिलियन। तो एक्चुअली में अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य सभा का 73वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। और इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हिस्सा लिया था। तो इसी सभा में चाइना ने कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 सालों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा WHO को। अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसी 73वीं सभा में रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव भी लॉन्च किया गया। तो कोविड-19 की स्वतंत्र जांच के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया, जिसका समर्थन लगभग 116 देशों ने किया। इस प्रस्ताव का विचार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया था। हालांकि प्रस्ताव का मसौदा यूरोपियन संघ ने तैयार किया, जबकि चाइना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को कब महामारी घोषित किया था? तो ये डेट आप याद रखना, 11 मार्च को, 11 मार्च 2020 को। इसके अलावा आपको याद होगा अमेरिका ने WHO को जो फंड देता है उस पर रोक लगा दी है, जबकि चाइना ने जो वो फंड देता है उससे एक्स्ट्रा देगा, अब वो $30 मिलियन, ऐसा उसने बोला है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन सा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो 3 मई 2020 से लद्दाख में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया।
तो अब इसे कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया। साथ ही लेह जिले में जिन संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा था वे भी इस महामारी से ठीक हो गए हैं। लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के 43 पॉजिटिव मामले आए थे, वे सब अब ठीक हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। पहला तो आप मुझे बताओ कि भारत में कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होना चाहिए गोवा। और अगर मैं आपसे पूछूं पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था, तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, आंसर होगा स्लोवेनिया। तो ये भी आप याद रखना। लद्दाख की बात है तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको पता होना ही चाहिए, राधाकृष्ण माथुर है। और अभी आपको पता होगा 7वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी कहां पे? लद्दाख में। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने डॉलर की सहायता दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, $2 मिलियन। तो अभी भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली जो एजेंसी है UNWRA, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, इसको $2 मिलियन की सहायता राशि दी है। तो ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी उन फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण के लिए काम करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर को छोड़ करके चले गए थे या उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, इस यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ये अम्मान जॉर्डन में है और इसके कमिश्नर जनरल हैं क्रिस्टियन सॉन्डर्स। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियोस को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है या उसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो प्लीज उसे लाइक और अपने कम से कम एक ग्रुप पे उसे शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।